तो आज हम ज्योग्राफी के रिवीजन करेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी दो वर्ड से डिराइव हुआ है, जियो और ग्राफिन। इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ग्रीस जो थे फर्स्ट ज्योग्राफर्स थे वर्ल्ड के। एराथोस्थेनिस जो था उसने वर्ड दी थी ज्योग्राफी। उसने वर्ड एक दिया था ज्योग्राफी और डिफाइन इट एज अ स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ मैन। उसको फिर कैसे डिफाइन करा गया था कि अर्थ स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। एरिटास्थेनीस, ठीक है। ज्योग्राफी एक रिच सब्जेक्ट है एज इट स्टडीज नेचर मैन और इन द रिलेशनशिप। मतलब ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है? नेचर, मैन और उसके रिलेशनशिप को, ठीक है। ज्योग्राफी इज गवर्न बाय अ मेथड रादर बाय स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ज्योग्राफी को हम एक मेथड से पढ़ते हैं जिसको कहते हैं स्पेटियल एनालिसिस, जिसमें क्या होता है रिलेटिंग everything to map, ठीक है। every science attempt discovering an order in the attempt apparent chaos of the nature or human society। मतलब हर जो भी साइंस है वो क्या करते हैं, एक ऑर्डर ढूंढने का ट्राई करते हैं इन द अपेरेंट केओस ऑफ नेचर। मतलब नेचर में जो कुछ भी चीज होने लग रही है उसमें एक ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर ह्यूमन सोसाइटी में कुछ भी अगर केओस हो रहा है या फिर कुछ भी चीज हो रही है तो उसमें एक पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं, ठीक है। साइंस इज द डेडली एनिम ऑफ यूनिकनेस। जब ज्योग्राफी क्या हुआ, ज्योग्राफी बीइंग अ स्पेशियल साइंस, मतलब एक स्पेशियल साइंस है ये। अटेम्प्ट डिस्कवरिंग अ स्पेशियल ऑर्डर, मतलब क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं डिस्कवरिंग अ स्पेशियल ऑर्डर इन ऑकरेंस ऑफ नेचुरल और ह्यूमन एलिमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी किस चीज में, और ऑकरेंस ऑफ नेचुरल और ह्यूमन एलिमेंट्स जो भी है अर्थ सरफेस पे, उसमें स्पेशियल ऑर्डर ढूंढने की ट्राई करती है, उसको ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब जियोडिसी क्या है? जियोडिसी एक साइंस है जो अटेम्प्ट करती है टू डिटरमाइन द अर्थ शेप एंड साइज बाय सर्वेज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो भाई क्या करती है जो अर्थ, जियोडिसी क्या है, एक साइंस है भाई जो अटेम्प्ट करती है डिटरमाइन द अर्थ स्पेस, अर्थ साइज एंड शेप बाय सर्वेज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब अर्थ की शेप जो है इन 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने भाई सजेस्ट करा था, पोस्टुलेटेड दैट द राउंड अर्थ जो है अलोंग विद अदर प्लैनेट कुड नॉट बी परफेक्टली स्फेरिकल। मतलब उसने कही थी कि भाई ये ना भाई ये परफेक्टली स्फेरिकल तो नहीं हो सकती। इसमें ना दो तीन मॉडल आ रखे थे, एक तो आ रखा था ये स्फेरिकल परफेक्शन मॉडल। पहले ना जब ये न्यूटन ने बात कही, इससे पहले कौन सा मॉडल चलता था, स्फेरिकल परफेक्शन मॉडल, जिसमें कि ये मानते थे कि अर्थ जो है वो स्फेयर की शेप में है। लेकिन न्यूटन ने रीजन दिया कि भाई अर्थ जो है स्लाइटली मिस शेपन है बाय स्पिनिंग, मेकिंग इट बल्ज थ्रू द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स। ठीक है। मतलब उसमें क्या था, इसने एक शेप दी बताई ओबलेट स्फेरॉइड करके। तो उसमें क्या थी, फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर्स, ठीक है। टुडे जो अर्थ की शेप जो है उसको हम जियोइड मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है अर्थ की जो शेप है यूनिकली अर्थ शेप्ड है, ठीक है। स्लाइटली फ्लैटेंड पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली, पोलर डायमीटर कितना है इसका, 12714, ठीक है। और बल्जिंग इक्वेटोरियल डायमीटर क्या है, 12756, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वेरिएशन फ्रॉम
और ट्रू स्फेरिकल शेप, मतलब ट्रू स्फेरिकल शेप होने में उसमें कितनी परसेंटेज की वेरिएशन आती है। अब इसकी अप्रोक्स देखेंगे तो 0.3% की आती है, ठीक है। बिसाइड अर्थ की वेरिएशन फ्रॉम ट्रू स्फेरिकल स्फीयर इज वेरी माइन्यूट, बहुत छोटी है। इसलिए ज़्यादातर प्रैक्टिकल केसेस में हम क्या करेंगे, वी ट्रीट अर्थ एज इफ इट इज वर अ परफेक्ट स्क्वायर, कि हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि भाई वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। फंडामेंटल ज्योग्राफिकल एनालिसिस द डेवलपमेंट of a comprehensive and logical framework to establish accurate location of any spot on the earth's surface. The imaginary grid system जो है वो anchored, मतलब supported fixed by a position of poles and equator which are determined by Earth's slight variance from perfectly spherical shape। मतलब जो imaginary grid system है वो किस चीज़ के लिए बना है, पोजीशन ऑफ पोल्स और इक्वेटर, इक्वेटर और पोल्स की पोजीशन की वजह से बना है, जो कि विच आर डिटरमाइंड बाय द अर्थ स्लाइट वेरिएंस, जो कि अर्थ के स्लाइट वेरिएंस जो है फ्रॉम परफेक्टली स्फेरिकल शेप में, उसके हिसाब से ये बना रखे हैं पोल्स और इक्वेटर। In the selection of Greenwich meridian as zero meridian or prime meridian, the following three factor played a important role। मतलब कि भाई ग्रीनविच मेरिडियन को जो उन्होंने बनाया 0 डिग्री मेरिडियन, उसके लिए 3 फैक्टर रोल हुए थे उनका। जैसे सबसे पहले तो रोयल ऑब्जर्वेटरी एज ग्रीनविच, रॉयल ऑब्जर्वेटरी एज ग्रीनविच बीइंग ऑलरेडी इन यूज एज रेफरेंस पॉइंट। रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो थी वहाँ पे ग्रीनविच उसको पहले से यूज करा जा रहा था, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश एम्पायर, ठीक है। अ कन्वीनियंट चॉइस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब वो चॉइस सही थी कि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन पे भी वो सही हो सकता है। अब देखो इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है। इक्वेटोरियल प्लेन जो है एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि कट करता है अर्थ को थ्रू द मिडल एंड डिवाइड्स इट इनटू टू एग्जैक्ट हाफ। मतलब क्या होता है कि जो ये है इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि कट करता है अर्थ को टू इक्वल हाफ, कट थ्रू द मिडल एंड डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आते हैं लैटिट्यूड एंड पैरेलल्स। लैटिट्यूड जो एंगुलर डिस्टेंस है, लाइन पैरेलल्स जो होती है लाइंस को कहते हैं। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। मतलब लैटिट्यूड जो है वो एंगुलर डिस्टेंस है जिसको हम नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर में एज अ डिस्टेंस वो करते हैं। देखो सबसे पहले वी कैन प्रोजेक्ट लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट पी, पी से हम एक लाइन खींचते हैं टू द सेंटर सी। द एंगल बिटवीन द लाइन पी एंड सी, जो एंगल बना पी और सी के बीच में
और इक्वेटोरियल प्लेन सी और ए के बीच में इज द मेजर ऑफ लैटिट्यूड ऑफ अ गिवन पॉइंट। ये जो मेजर है लैटिट्यूड है गिवन पॉइंट पे। लैटिट्यूड जो होते हैं वेरी करते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ। भाई जो ये है ठीक है। तो अभी देखते हैं पैरेलल जो होती है वो एक लाइन होती है जो कि कनेक्ट करती है ऑल द पॉइंट ऑफ सेम लैटिट्यूड। मतलब पैरेलल जो होती है लाइन कनेक्ट करती है सारे पॉइंट जो भी सेम लैटिट्यूड के उसके सारे पॉइंट को कनेक्ट करती है, उसको पैरेलल कहते हैं। It is called so that all line of latitude run parallel to each other। इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि भाई जैसे जो लाइन कनेक्ट करती है इसलिए पैरेलल्स बनाते हैं, मतलब सारी लाइन पैरेलली ड्रॉ होती है इसलिए इसको पैरेलल्स कहते हैं। 0 डिग्री पैरेलल जिसको होती है वो इक्वेटर होती है अर्थ की, ठीक है। अब आता है लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड जो एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। मतलब जो एंगुलर डिस्टेंस है इसका ईस्ट और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड जो होती है वेरीज करते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। मेरिडियन जो लाइन है वो कनेक्ट करती है सारे पॉइंट्स ऑफ द गिवन सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। रोमन ने यूज करा था वर्ड मेरिडियन टू इंडिकेट 12 लोकल नून। भाई उन्होंने मेरिडियन को किस लिए चीज के लिए यूज करा था? 12 नून लोकल टाइम के लिए। द मोमेंट ऑफ डे व्हेन द सन इज द हाईएस्ट इन द स्काई। मतलब शॉर्टेस्ट शैडो मूवमेंट बनती है उस पे, ठीक है। और मेरिडियन मतलब मेरी मतलब सन हाईएस्ट पोजीशन, डे मतलब डे। इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब आता है ग्रेट सर्कल। एनी प्लेन दैट इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर बाइसेक्ट the sphere and create a great circle where it intersect the surface of sphere। A great circle is the largest that can be drawn to a sphere and it represents the circumference of the sphere। भाई ये क्या होता है ग्रेट सर्कल? क्या है भाई? अगर कोई भी प्लेन अगर हम पास करवाते हैं थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर वो बाइसेक्ट करते हैं स्फीयर को, क्रिएट ग्रेट सर्कल। भाई जहाँ से वो बाइसेक्ट करेगा वो दो एक ग्रेट सर्कल बना देता है। जो ग्रेट सर्कल जो होता है वो लार्जेस्ट सर्कल होता है जो भी हम किसी भी एक स्फीयर में से काट सकते हैं और वो रिप्रेजेंट करता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। भाई हम इनफाइनाइट इनफाइनाइट बना सकते हैं, इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल्स बना सकते हैं फॉर अ गिवन स्फीयर ऑफ ऑल द पैरेलल्स। इक्वेटर अलोन मेक्स द ग्रेट सर्कल। मतलब सारे पैरेलल्स में थे इक्वेटर जो है वो सिर्फ अकेला ही एक ग्रेट सर्कल बनाता है। ऑल अदर पैरेलल्स मेक स्मॉल सर्कल। सारे और जो भी है वो स्मॉल सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब आता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें क्या होता है सन इल्यूमिनेट वन हाफ ऑफ द अर्थ एट एनी गिवन मोमेंट। द एज ऑफ द सनलाइट हेमिस्फेयर कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब जो भी एज ऑफ सनलाइट हेमिस्फेयर, मतलब जो भी सनलाइट हेमिस्फेयर है उसकी एज को कहेंगे क्या? उसके एज को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। इज द ग्रेट सर्कल एक ग्रेट सर्कल होता है
और डिवाइड करता है अर्थ को लाइट हाफ ऑफ डार्क हाफ में. आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल joining any two points on the earth surface is always the shortest route between दी पॉइंट. मतलब जो आर्क जो है ग्रेट सर्कल की ज्वाइनिंग और कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी भी दो पॉइंट के पहुंचने के लिए. अब इम्पोर्टेंट पैरेलल्स के बारे में देखेंगे हम कौन कौन से होते हैं इम्पोर्टेंट पैरेलल्स. देख दो ट्रॉपिक है रिप्रेजेंट द फारदेस्ट लिमिट ऑफ द सन अपेरेंट मूवमेंट इन द स्काई. मतलब दो ट्रॉपिक जो होता है वो क्या कहता है फारदेस्ट लिमिट बताते हैं किसकी सन की अपेरेंट मूवमेंट की इन द स्काई में. स्काई में सन की जो अपेरेंट मूवमेंट होगी उसकी फारदेस्ट लिमिट बताते हैं ट्रॉपिक्स. ठीक है. द टर्म ट्रॉपिक जो है वो वर्ड ट्रॉपिकस है जिसका मतलब होता है टर्न. ठीक है. और इसका मतलब क्या होता है पैरेलल फ्रॉम वेयर द सन अपीयर्स टू टेक अ टर्न. मतलब ऐसा पैरेलल जहाँ से सन जो होता है वो टेक अ टर्न मतलब सन जो होता है वो मुड़ जाता है. ठीक है. द टू ट्रॉपिक आर द फारदेस्ट लिमिट ऑफ द सन वर्टिकल रेज. मतलब टू ट्रॉपिक जो है ये फारदेस्ट लिमिट है किसकी सन की वर्टिकल रेज की. अब आता है एक टर्म आता है सोलिस्टिस. सोलिस्टिस क्या होता है रेफर्स टू सन रीचिंग फारदेस्ट इन द गिवन हेमिस्फीयर. ठीक है. मतलब कि सोलिटिस का मतलब होता है कि भाई सन जो है वो अपना फारदेस्ट पहुंच गया एक इवन हेमिस्फीयर में उसके आगे वो नहीं जाएगा वहां से अब टर्न ले लेगा ये. भाई इक्विनोक्स refers to 2 days of the earth where the earth sun is overhead of equator and all places of the earth have equal day and nights. मतलब इक्विनोक्स मतलब दो ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे सन जो होता है ओवरहेड होगा इक्वेटर पे और सारी प्लेस पे इक्वल डे एंड नाइट होगी. देखो अब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं सीजनैलिटी में क्या क्या है. जैसे कि अर्थ गोज अराउंड द सन ईयर टाइम द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कीप चेंजिंग. सीजनैलिटी इज द consequence of this changing relationship. Seasonality get manifested by changing length of the day. मतलब सीजनैलिटी कैसे वो देखी जाती है भाई चेंजिंग लेंथ ऑफ द डे. मतलब लेंथ जो है डे की वो कैसे कैसे चेंज होने लग रहा है उसके हिसाब से तब देखते हैं सीजनैलिटी. But length of the day depend on the fact that how circle of illumination cut over the earth in टू एग्जैक्ट हाफ. मतलब हम लेंथ ऑफ द डे को हम कैसे देखेंगे मतलब वो कैसे जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कैसे अर्थ को कट करने लग रहा है टू एग्जैक्ट हाफ में. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बीइंग अ ग्रेट सर्कल ऑलवेज कट अर्थ इनटू टू एग्जैक्ट हाफ बट इज डज सो डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम ऑफ द अर्थ. मतलब ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट ऑफ द अर्थ में करते हैं. जैसे इक्वेटर एक ऐसा पैरेलल है जो कि कट इवनली थ्रू आउट द ईयर. मतलब इक्वेटर जो पूरे साल ही हाफ हाफ कट ही होता है. ठीक है. और इसका रिजल्ट क्या आता है 12 आवर ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर. मतलब पूरे साल जो होता है इक्वेटर पे 12 आवर ऑफ डे ऑफ नाइट रहती है. और कोई भी अदर पैरेलल होगा वो कट अनइवनली थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट ऑन 2 days इक्विनॉक्स. मतलब सारे पैरेलल जो होते हैं वो अनइवनली कट होते हैं एक्सेप्ट इक्विनॉक्स वाले दिन. द सीजनल वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे इज 0 degree at the equator. Seasonal variation जो होता है length of day zero at equator increases as we go higher in latitude. Higher the latitude, larger is summer day. Higher the latitude, shorter is winter day. ठीक है.
ठीक है, अब हम लैटिट्यूडनल रीजन्स पढ़ेंगे जिसे जोन या बेल्ट भी कहते हैं। सबसे पहला आता है इक्वेटोरियल रीजन, 0 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन क्या हो गया, 0 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ हो गया। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा हुआ, 23.5 से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। सब ट्रॉपिकल 23.5 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। टेम्परेट रीजन 23 से 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। पोलर रीजन में क्या आ गया, एरिया अराउंड द पोल्स। सब पोलर रीजन हाई लैटिट्यूड जस्ट आउटसाइड द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम अर्थ को तीन पार्ट में देखते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, लोअर लैटिट्यूड, टेम्परेट रीजन, मिडिल लैटिट्यूड, पोलर रीजन, हायर लैटिट्यूड। ठीक है, अब वेदर और क्लाइमेट। वेदर जो होती है रेफर्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन्वॉल्विंग हीट, मॉइस्चर एंड देयर मोशन फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एरिया इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब जो टर्म वेदर है, वेदर किस चीज़ को रेफर करता है, रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन्वॉल्विंग हीट और मॉइस्चर, जिसमें हीट और मॉइस्चर इन्वॉल्व होते हैं और उनके मोशंस इन्वॉल्व होते हैं एक गिवन स्पेसिफिक एरिया में और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे। क्लाइमेट किस चीज़ को रेफर करते हैं हम, क्लाइमेट रेफर टू एग्रीगेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। एग्रीगेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब कि मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन का हमने क्या ओवर टाइम हमने देख के क्या उसको निकाला, उसका कंक्लूजन क्या निकाली, इन्वॉल्विंग हीट, मोशन एंड वो मोशन फॉर अ लार्जर एरिया एंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि इक्वल टू 30 और मोर। मार्क ट्वेन ने कहा था, क्लाइमेट इज व्हाट यू expect and weather is what you get. It is the climate that attracts people and the weather that makes them leave. ठीक है, ग्रीक ने एक क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन दी थी। सबसे पहले टोरिड जोन, टोरिड जोन एरिया विद हॉट कंडीशन, ट्रॉपिकल रीजन और लोअर लैटिट्यूड्स। फ्रिजिड जोन एरिया विद कोल्ड कंडीशन, पोलर रीजन और हायर लैटिट्यूड्स। टेम्परेट जोन एरिया विद मॉडरेट कंडीशंस और मिडल लैटिट्यूड्स। The use of word temperate is a misnomer for the middle latitude, as these areas experience the maximum variability of weather condition of the world. ठीक है, मतलब क्या होता है, टेम्परेट रीजन जो है इनकी एक मिस नॉमर है, मतलब उन्होंने गलत नाम दे दिया, क्योंकि जो है इन्हीं एरिया में सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी मिलती है हमें वेदर कंडीशंस में। ठीक है, जैसे फ्रंट होता है, फ्रंट क्या होता है, जोन ऑफ ट्रांजिशन, मिडिल लैटिट्यूड्स में होते हैं बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, मतलब जहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, कोल्ड और ड्राई पोलर एयर मास और वार्म मॉइस्ट ट्रॉपिकल एयर मास जो होते हैं, जहाँ पे इनका ट्रांजिशन जोन होता है, उसको फ्रंट कहते हैं। सम ऑफ दीज फ्रंट अंडर सर्टेन फेवरेबल कंडीशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। मतलब कुछ फ्रंट जो होते हैं अंडर कुछ फेवरेबल कंडीशंस में result in formation of temperate or extratropical cyclones, as these cyclones form the major reason for high variability in weather experience in middle latitude। मतलब फिर ये साइक्लोन्स बनाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हाई वेरिएबिलिटी रहती है एरियाज में, किसकी, वेदर के रिलेशन में। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इनटू लीनियर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। मतलब लैटिट्यूड क्या है, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, 90 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड है, अर्थ का वो क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, 1/4 इंटू में अर्थ का सरकमफ्रेंस, मतलब इसको हम निकालेंगे तो 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड 111 किलोमीटर तक होती है। एज द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स, द लीनियर डिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज स्लाइटली लॉन्गर एट पोल्स एंड देन एट इक्वेटर। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना होता है, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एट हाउ मेनी किलोमीटर, एट नॉर्थ पोल और साउथ पोल 0 होता है, लेकिन इक्वेटर पे कितना होता है, वही होता है 111 किलोमीटर होता है। एट 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली 56 किलोमीटर, विच इज अबाउट हाफ ऑफ व्हाट इज एट द इक्वेटर। मतलब 60 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड का डिग्री है वो अप्रोक्सीमेटली 56 डिग्री पे 56 किलोमीटर पे आ जाता है, जो कि अबाउट हाफ है इक्वेटर का।
Mm. क्या अब आगे देखते हैं ग्लोबल हीट इम्बैलेंस क्या होता है. Between 35 degree north and south, there is surplus of energy because insolation exceeds out radiation. Poleward from 35 degree to 35 degrees south, there is deficit of energy because out radiation exceeds insolation. Theoretically, such an imbalance in energy distribution results in the lower latitudes becoming warmer and higher latitude becoming even colder. What is in reality, however, energy is transferred from area of surplus to area of deficit. The Mother Nature has provided mechanism in both the atmosphere and the world ocean which attempt moderating the global heat imbalances. ठीक है? As per one broad estimation, around 80 percentage of heat transfer is through atmospheric mechanisms or circulations. जैसे wind और cyclone, around 20% of heat transfer is through oceanic mechanism जैसे ocean currents हो गए. अब देखेंगे हम टाइम के कॉन्सेप्ट्स को. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस मैकेनिज्म्स.
अब लोकल टाइम क्या होता है, इज अ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फिक्स्ड इन रेफरेंस टू पाथ ऑफ सन इन द स्काई। मतलब लोकल टाइम क्या होता है भाई, सन के हिसाब से, मतलब सन जो है वो आसमान में कैसे मूवमेंट करेगा उसके रेफरेंस के हिसाब से भाई अपने एक जगह का पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देते हैं, उसको लोकल टाइम कहते हैं। 12 लोकल टाइम मतलब सन जो है हाईएस्ट इन द स्काई, मतलब शॉर्टेस्ट शैडो मूवमेंट होगी। रोमन ने यूज करा था मेरिडियन टू इंडिकेट 12 नून लोकल टाइम। ऑल प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन हैव सेम लोकल टाइम। एक मेरिडियन पे सारी जगह पे सेम लोकल टाइम होता है। अर्थ स्पिन करते हैं 24 घंटे में, तो इसलिए 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, ये इम्प्लाई करता है कि मतलब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को मूव करने में 4 मिनट लगती है, 1 डिग्री मूव होने में। जैसे कि अर्थ रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, देयर टाइम डिफरेंस इज टू बी एडेड इन द प्लेसेस ऑफ ईस्ट एंड गिवन पॉइंट एंड टू बी सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ प्लेसेस टू द वेस्ट। मतलब अगर हम ईस्ट के साइड मूव करेंगे, ईस्ट के साइड मूव करेंगे तो टाइम प्लस होगा, अगर हम वेस्ट के साइड मूव होंगे तो टाइम माइनस होगा। ठीक है, जैसे हम लोकल टाइम निकालना है हमें टोक्यो का। अगर 12 नून मंडे है किस पे, ग्रीनविच पे, 12 नून मंडे है ग्रीनविच पे, तो हम कैसे निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, देखो 140 डिग्री का है ये, 140 मान लिया इसको। अब 1 डिग्री मूव होने में कितना लगता है, 4। अगर हम इसको 4 से वो कर देंगे तो कितना हो जाए, 4, 560। अगर हम इसको वो उसमें 800 मिनट्स में कर देंगे, 9 घंटे 20 मिनट हो जाएंगे। 12 नून में प्लस कर देंगे कितने हो जाएंगे, 9 घंटे 20 PM हो जाएंगे मंडे। लोकल टाइम निकालने में सिडनी और न्यूयॉर्क के बीच में व्हेन द टाइम इज 10 AM संडे इन दिल्ली। अब इसको कैसे निकाल लेंगे इसका भी देखते हैं अभी एक बार और। देखो सबसे पहले अगर 10 AM संडे है ईस्ट पे, और सिडनी 150 डिग्री ईस्ट पे, यहाँ पे आ गया 0 डिग्री। ठीक है, और एक क्या बता रखा है, न्यूयॉर्क पे है 74 डिग्री वेस्ट पे। अब देखो सबसे पहले इसका बीच का टाइम निकाल लो, 150 माइनस 77, 73 इंटू 4, 4312 यहाँ पे इसके टाइम डिफरेंस आ गया 292 का। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होगा, इस तरफ प्लस, कॉन्सेप्ट समझ, कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे क्या है, 0 में से ये हो गया, ये 74 तो है ही, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, तो इन दोनों प्लस हो जाएगा, 77 प्लस 74, ऐसे करके इसका टाइम निकल आएगा। ठीक है, अब आता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, बिफोर द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी 100 ऑफ डिफरेंट टाइम सिस्टम वर इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड।
Sir Sanford Fleming led the flight in Canada for an international agreement upon the prime meridian. His struggle led to US and Canada adopt standard time in Sir Stanford Fleming. इससे 1883 में स्टैंडर्ड टाइम मिल गया था यूएस और कनाडा को, ठीक है। इन द ईयर 1884 इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो थी हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी। अब स्टैंडर्ड टाइम का मतलब यूनिफॉर्म टाइम जो कि फॉलोड इन अ कंट्री और अ पार्ट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन द मेरिडियन ऑन विच द यूनिफॉर्म टाइम इज बेस्ड, ऐसी मेरिडियन जिसके ऊपर यूनिफॉर्म टाइम बेस्ड है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इन सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन कुछ नॉर्म्स को कंसिडर करा जाता है, जैसे सेंट्रल लोकेशन हो उसकी, proximity to some important place, value is so chosen that it is exactly divisible by 7.5। ठीक है, अगर so that standard time differ from GMT in multiple of half an hour, मतलब हाफ एन आवर मतलब 7.5 डिग्री घूमने में अगर हम 5 4 20 7.5 डिग्री घूमने में उसको 30 मिनट लगते हैं, तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा ये। अब आता है टाइम जोन। टाइम जोन क्या होता है भाई? द लॉन्गिट्यूडनल जोन होता है और विद वन कॉमन यूनिफॉर्म टाइम इज कॉल्ड टाइम जोन। मतलब ऐसा लॉन्गिट्यूडनल जोन जिसमें एक कॉमन टाइम यूनिफॉर्म टाइम चल रहा है उसको उसको वो कहते हैं भाई टाइम जोन, ठीक है। जैसे अर्थ के पास एक टाइम जोन है, कुछ बड़ी कंट्रीज जो होते हैं उनके पास जनरली ज़्यादा टाइम जोन होता है, मतलब 15 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली लॉन्गिट्यूडनल एक्सेंट के साथ। चाइना का एक्सेप्शनल केस है भाई, चाइना जो है 4 एक्सीड्स अक्रॉस 4 15 डिग्री जोन्स, मतलब चार उसमें 15 15 जोन निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एंटायर नेशन के लिए एक ही ऑफिशियल टाइम जोन वो कर रखा है 120 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे, ठीक है। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के बारे में देखते हैं अब। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू 24 टाइम जोन्स ईच 15 डिग्री इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। 24 टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि अर्थ का जो है, अर्थ का 82.5 पे पड़ता है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 जा 20, ऊपर 4 1 जा 4 2 जा 8 9 10 का 0 पर 1 8 8 4 32 33 330 हो गए। अब इसको वो कर देंगे, कितना मिनट आगे कितने घंटे आ गया उससे ग्रीनविच से ये टाइम इंडिया का देखे तो सबसे पहले तो 5 30 प्लस 3 5.5 घंटे आ गया भाई, ठीक है। But the local solar time of Greenwich Meridian was chosen as the standard for the entire system, GMT जिसे कहते हैं। ठीक है, the Greenwich Meridian became the center of time zone that extends 7.5 of longitude both to east or west of Greenwich Meridian। मतलब क्या करा है, ये अगर 0 डिग्री है तो इसके 7.5, इस तरफ का 7.5, ये इसका ये वाला टाइम जोन हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ का 7.5 और फिर इसके आगे का 7.5, इसका ये वाला टाइम जोन हो गया, ठीक है। ऐसे कर करके टाइम जोन बना रखे हैं मल्टीपल्स, ठीक है। 12 जोन जो है ईस्ट में है ऑफ ग्रीनविच डेजिग्नेटेड अहेड ऑफ टाइम, मतलब आ गया टाइम में, ग्रीनविच एक आ पीछे है।
सिमिलरली 12 जोन जो है वेस्ट में है ये, लेकिन पीछे है इसमें इंटरनेशनल वाटर्स। दीज टाइम जोन आर शोन एग्जैक्टली एज 7.5 टू ईस्ट और टू वेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, ओवर लैंड एरिया हाउएवर एक्चुअली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द टाइम जोन वेरीज टू coincide with the appropriate political and social constraints। भाई ये भी होगा टाइम जोन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन आती है सबसे इम्पॉर्टेंट। Atmosphere company, atmosphere, 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 atmosphere. इंटरनेशनल सबसे पहला डे लाइट सेविंग टाइम। डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है ये समझेंगे सबसे पहले हम। डे लाइट सेविंग टाइम जिसको डीएसटी भी कहते हैं। स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक, इसका ये याद रखना। स्प्रिंग में फॉरवर्ड कर लेते हैं, फॉल में बैक कर लेते हैं। डीएसटी भाई एडवांटेज लेता है किसका, समर की एक्स्ट्रा डे लाइट आवर्स। क्लॉक पुट फॉरवर्ड 1 hour in Spain just before summer began and 1 hour and giving 1 hour sunlight during conventional working hours। ठीक है, क्लॉक्स जो होते हैं ब्रॉट बैक टू ओरिजिनल स्टैंडर्ड टाइम इन ऑटम फॉल जस्ट बिफोर द विंटर बिगिंस। द प्रैक्टिस वो फर्स्ट सजेस्टेड हाफ सीरियस इन 1784 बाय essay in an essay by American statesman and scientist बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इसको हाफ सीरियसली मतलब ऐसे ही इसको 1784 में ट्राई करा था। इट वाज नॉट अंटिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएस अडॉप्टेड करा था इन्होंने डीएसटी एज अ मीन ऑफ कंजर्विंग एनर्जी रिसोर्सेज। बिसाइड एनर्जी कंजर्वेशन द अदर बेनिफिट्स आर how DST is useful in an energy conservation। सबसे पहले इंक्रीज लीजर टाइम इन द इवनिंग, बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ग्रेट सोशल लाइफ, सेफर जर्नीज हाईवेज। ट्रॉपिकल बेल्ट में अब देखते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट में क्या होता है। ट्रॉपिकल बेल्ट में द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस लिटिल सीजनली एंड देयर इज नॉट मच twilight, consequently DST would not offer little or no saving for the tropical regions। ठीक है, अब आता है इसको एक बार और वो करेंगे पीछे का साइड का। भाई अगर इसको असाइनमेंट द हायर द लैटिट्यूड द longer the summer day। this is primarily basis of practice of DST days, progressive increase in duration of twilight from equator to poles as a supporting basis for DST। अब आता है जेट लैग। जेट लैग क्या होता है? इट इज द इफेक्ट ऑफ सडन स्विच ऑफ टाइम जोन इन एयर ट्रैवल रिजल्टिंग इन टायर्डनेस एंड गेटिंग आउट ऑफ step with day। What is jet lag? Explain in easy words with example। It's a metabolic rhythm found in most areas which generally coincide between अब आता है टाइम रेट। बाय डिक्रीज ऑफ अ डेट मतलब क्या होता है? गेन ऑफ अ
डे। अगर हम वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम गेन अ डे, अगर ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो लूज। व्हेन यू क्रॉस आइडियल, चेंज इन डेट कैलेंडर नॉट इन चेंज ऑफ टाइम बिकॉज आइडियल लाइन इन मिडल। ठीक है। एज द अर्थ टर्न ईस्टवर्ड, द टाइम गोज वेस्टवर्ड एट द रेट ऑफ 1 hour पर टाइम जोन। 12 midnight इक्वल टू न्यू डे स्टार्ट अर्लीस्ट, सबसे पहले होता है 180 डिग्री ईस्ट पे। जैसे न्यू डे बिगिन 12 midnight एट आफ्टर हाउ many hours it will have its final exit from the 48 hour। ये तो हो गया भाई। अब आता है एटमोसफेयर। एटमोसफेयर का पढ़ेंगे अब हम, इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे।